हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप सबों को पता होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, जो कि 2 मार्च से 20 मार्च के बीच में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यानी कि ये फाइनल डेट आ चुका है। इसके बाद कोई भी अब डेट में चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों, अब आपके पास समय काफ़ी कम बचा हुआ है। ठीक है, जो भी करना है आपको लगभग इस 1 महीने में ही करना है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए हमने मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन को स्टार्ट किया है। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग मैथ्स के प्रैक्टिस सेट को देखते हैं और आज का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो को कल देखा था। यदि आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएंगे, ताकि हम और अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को ला सकें। तो इस सेट 2 को देखने के बाद सेट 1 को जरूर देखेंगे, जो कि दोस्तों सारे क्वेश्चन एग्जाम से रिलेवेंट है और सारे क्वेश्चन जो है कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए ही प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस के साथ में आप अपने तैयारी को और भी अच्छे कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो का ये पहला प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पॉज कर प्रश्न को खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो को देखना है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस और भी बढ़ सके। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में क्या बोला है कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, यानी कि टाइम एंड वर्क का ये प्रश्न है। इसमें बोला है कि ए जो है वो किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है, यानी कि ए नाम का व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और उसी बराबर काम को बी है जो कि 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, काम सेम ही है। तब पूछा है कि यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करता है तो काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिन दे दिया गया है कि ए काम को 10 दिनों में कर रहा है और बी काम को 15 दिनों में कर रहा है, लेकिन टोटल काम कितना है ये तो नहीं पता, या फिर ए या बी एक दिन में कितना काम करता है ये नहीं पता। ठीक है, तो वर्क एफिशिएंसी करने का मतलब पावर उसमें कितना है एक दिन में जो काम करता है, तो वो निकालना पड़ेगा और टोटल वर्क, तभी पूरे काम कितने दिनों में समाप्त होगा ये बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले टोटल वर्क यानी कि पूरा काम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए किसी काम को 10 दिनों में खत्म करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में खत्म करता है। तो टोटल काम कितना है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम 30 आ जाएगा। ठीक है, और यही जो है वो टोटल वर्क है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसका एफिशिएंसी कितना, यानी कि वो एक दिन में काम कितना कर सकता है। एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और टोटल काम 30 है, तो एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। 30 को भाग देंगे 10 से तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि इसका एफिशिएंसी 3 निकल करके आ गया। उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे कि बी काम को 15 दिन में समाप्त करता है और टोटल काम 30 है। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, इसमें भी 30 को 15 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास सारा कुछ आ गया है। एक काम को 10 दिन में खत्म करता है और एक दिन में 3 काम करता है, तो 10 या 30 यानी टोटल काम 30 है, इससे भी आ जा रहा है। और बी 15 दिन में काम को समाप्त करता है और एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, तो 15 दूना 30, यानी कि यहाँ से भी हमारा सारा कुछ आ गया। ठीक है, तो दोनों का एफिशिएंसी निकल करके आ गया। ए का एफिशिएंसी 3 है और बी का एफिशिएंसी 2 है। तब पूछा कि यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करता है, यानी कि दोनों एक साथ मिलकर के काम करेगा, तो ये 3 काम करेगा और ये 2 काम, दोनों मिलाकर के कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। ठीक है, तब बोला कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो टोटल काम कितना है 30 है। अब इस 30 को हम लोग 5 से भाग देंगे क्योंकि एक दिन में 5 काम होगा। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। 30 को हम लोग 5 से भाग देंगे। ठीक है, इसमें ए प्लस बी दोनों का एफिशिएंसी है। ठीक है, ए प्लस बी, तो ये दोनों का एफिशिएंसी आ गया। अब इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 छक 30, ये 6 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में है और ऑप्शन बी इसका ये सही आंसर है, 6 दिन। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए ये है दूसरा प्रश्न। ठीक है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात कीजिए। कल ऐसे प्रश्न के बारे में हम लोग बात किए थे कि इसमें आपका कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आज प्रश्न डायरेक्ट आ गया है। ठीक है, कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न में वही है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई ट्रेन चल रही है, तो उसकी चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बताना है। तो इस प्रश्न में है कि किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड में जाना है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आगे पूछने वाला प्रश्न में मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे, तो ऐसे में फिर से आपसे गलती हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला को जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा और इस साइड में लिख लेते हैं मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, या तो हमसे किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में पूछे या फिर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे। ठीक है, अब दोनों का आंसर काफ़ी कम समय में दे सकते हैं।
तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में पूछे, यानी कि ये देख सकते हैं ये बड़ा यूनिट है और ये छोटा यूनिट है। ठीक है, बड़ा से छोटा जाएंगे तो हम लोग इसको गुना कर देंगे 5/18 से। ठीक है, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना रहे तब इसे हम लोग गुना करेंगे 18/5 से। ठीक है, तो इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बड़ा यूनिट है और उससे हम लोग को जाना है मीटर पर सेकेंड में, यानी कि इस वाले फॉर्मूला को हम लोग को यूज करना है। ठीक है, तो कितना है 180 किलोमीटर पर घंटा, तो 180 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद गुना कर देंगे कितना से 5/18 से। तो यहाँ पे चलिए गुना करते हैं 5/18। अब चलिए जो कटेगा उसे काटते हैं, ये 18 से ये 10 बार में काट जाएगा। 10 को 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 50। तो ये आ गया 50। ठीक है, 50 किस में आ गया, तो ये मीटर सेकेंड में, जो कि ऑप्शन सी है और ऑप्शन सी इसका ये सही आंसर है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों में आपको दो कुछ सीखने को मिला, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि किसी मिश्र धातु में 35% चांदी है, यदि मिश्र धातु की मात्रा में 119 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें बोला है कि किसी भी मिश्र धातु में 35% चांदी है और जिसमें कि चांदी की मात्रा 119 ग्राम है, तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा ज्ञात कीजिए, और वो भी ग्राम में पूछा है। ठीक है, तो देखिए कोई सा भी मिश्र धातु है तो पहले तो 100% है। ठीक है, अब उसमें क्या क्या कितना परसेंट में मिलके बना है ये अभी नहीं पता, लेकिन वो बनने के बाद 100% हो गया। ठीक है, अब इसमें बोला है कि 35% चांदी है, तो यहाँ पे हम लोग 35% कर देंगे, ये चांदी है। अब 100 में बचा 65। ठीक है, तो 65% अन्य धातु है। अब इसमें क्या क्या मिला है ये नहीं पता और ये हमसे पूछा भी नहीं है, बस पूछा है कि अन्य में तत्व की मात्रा कितनी है। ठीक है, क्योंकि हमको ये निकालना है। तो फिर आगे हम लोग देखेंगे कि 35% जो चांदी है वो परसेंट में 35 है। ठीक है, लेकिन मात्रा में 119 ग्राम है। तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि यही जो 35% का वैल्यू है ना, यही 119 ग्राम का वैल्यू है। ठीक है, और फिर हम लोग को निकालना है कितना, तो 65% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, 119 को 35 से भाग दे देंगे और 65% के साथ में गुना कर देंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 35 से कितना बार में चल जाएगा, 35 दिया 105, ये 14 बच जाएगा, फिर 0.0 140। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब 35 दूना 70, 4 बार में कट जाएगा 140। ठीक है, 3.4 आ गया। अब 3.4 को इसको हम लोग गुना कर देंगे 65 के साथ में। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम लोग 65 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 65 को गुना करेंगे पहले 34 से। 4 5 20 के 0, 2 बचा, 6 चक 24 और 2 26, 260। फिर आगे 3 से गुना करेंगे, 3 5 15 का 5 आ जाएगा, 1 बचा, 6 3 18 1 19, यानी कि 195। ठीक है, टोटल जोड़ देते हैं तो 0 6 5 11 का 1, 9 2 11 1 12 का 2, 1 बचा, 1 और 1 2, 221 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 221 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अन्य तत्व की मात्रा कितना है, 221 ग्राम, जो कि ऑप्शन बी में और ऑप्शन बी इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये जो है वो सिंप्लीफिकेशन का काफ़ी सरल प्रश्न है, लेकिन कई स्टूडेंट इसमें भी गलती कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि सरल कीजिए। 11 + 11 भाग 11 + 11 गुना 11 - 11, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का ये काफ़ी ईजी प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न को कई सारे लोग गलती कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग रूल से बनाएंगे। ठीक है, जो कि बोर्ड मास का रूल होता है। ठीक है, बोर्ड मास के रूल से आप इसे सॉल्व करेंगे तो कभी भी इसमें गलती नहीं करेंगे। पहले आपको ब्रैकेट करना है, उसके बाद ऑफ का मतलब गुना होता है, उससे गुना करना है, फिर डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तब एडिशन और तब लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि पहले डिवीजन। ठीक है, यानी कि पहले भाग को सॉल्व करना है। तो भाग कहाँ पे, यहाँ पे। पहले हम लोग इस टर्म को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले 11 लिखा हुआ उसको इसी तरह से लिख देते हैं, फिर प्लस यहाँ पे 11 को भाग करेंगे 11 से तो आ जाएगा 1। ठीक है, फिर प्लस का साइन है तो प्लस 11 गुना में 11 - 11, यहाँ से ये भाग का काम खत्म। उसके बाद आ जाता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुना का। पहले हम लोग गुना को सॉल्व करेंगे, जो कि गुना यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ से उसी तरह करेंगे, यहाँ पे 11 लिख देते हैं, प्लस 1 प्लस, अब गुना करेंगे तो 11 को 11 से गुना करेंगे तो ये 121 आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे -11, उसके बाद फिर एडिशन, यानी कि जोड़ को करेंगे सॉल्व। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे +11 - 11 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पूरे बेसिक तरीके से चल रहे हैं तो पहले जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 11 और 1 कितना आ गया, 12, फिर प्लस
121 माइनस 11। अब हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये +12 है, यहाँ पे -11 है। इस दोनों इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, एक आध बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे 121 में एक को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 122। यानी कि इस प्रश्न को सॉल्व किए तो इसका आंसर कितना आ गया 122, जो कि ऑप्शन डी है और ऑप्शन डी इसका ये सही आंसर है। अब कई सारे लोग इसमें क्या करते हैं कि पहले इसको इसमें हो सकता है घटा देते, पहले गुना कर देते या फिर पहले जोड़ देते, कुछ भी कर सकते थे। तो ऐसे में आपका प्रश्न जो वो गलत हो जाता है और आप आंसर तक नहीं पहुंच पाते। तो इसके लिए आपको बोर्ड मास को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो बोर्ड मास से सॉल्व करने पर इसका आंसर 122 आ गया, जो कि इसका सही आंसर है। फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, यह 5वां प्रश्न है। तो इसमें भी पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं कि यदि ब्याज प्रतिवर्ष 12% साधारण ब्याज की दर से अर्जित होता है तो 16,250 रुपये पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। यानी कि साधारण ब्याज का प्रश्न है। तो साधारण ब्याज का कल हम आप लोगों को एक फार्मूला बताए थे कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100 एक फार्मूला होता है। और नहीं तो आप लोगों को ये जरूर पता होगा कि साधारण ब्याज हमेशा यानी कि हर प्रत्येक साल सेम रेशियो में बढ़ता है, ठीक है। यदि इस वर्ष यदि 5% बढ़ा तो अगला वर्ष भी 5% बढ़ेगा, उसके अगला वर्ष भी 5% बढ़ेगा। यदि रुपया में बढ़ रहा है तो अगर अभी 5 रुपया बढ़ा तो अगला साल भी 5 बढ़ेगा, उससे अगला साल भी 5 ही बढ़ेगा, ठीक है, जो कि सेम रेशियो है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला ना करके डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो समय यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 वर्ष दिया हुआ है, रेट जो है वो 12% है, ठीक है। तो एक साल में 12% है तो 3 साल में कितना हो जाएगा 12 गुना 3 यानी कि ये 36% टोटल उसको ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब ये 36% किस पे मिलेगा, तो यहाँ पे 16,250 जो है इस पे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग 16,250 का 36% निकालेंगे और इसका आंसर आ जाएगा बटा में 100। अब यहाँ से जो कटेगा उससे काटते हैं, यहाँ से 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। उसके बाद फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और यहाँ पे काटेंगे तो 5 तिया के 15, 2 बचा, 5 दूना 10, 5 बचे 25, 325 और 2 से ये 18 बार में कट गया, ठीक है। अब आगे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 18 को 325 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए 325 गुना में 18 लिख देते हैं। 8 बजे 40 का 0 हो जाएगा, 4 बचा, 8 2 16, 4 20 का 2 बचा, 8 3 24 और 2 26 यानी कि 2600 आ गया। उसके बाद 325 आ जाएगा ये, ठीक है। आगे से हम लोग जोड़ करके यहाँ लिखते हैं तो यहाँ से 0 आ जाएगा, 5 और 6 और 2 8 और 2 और 3 5 यानी कि 5850 रुपया, ठीक है। ऐसा ही साधारण ब्याज कितना मिलेगा 5850 रुपया और मूलधन कितना है 16,250, ठीक है। तो ब्याज जो मिलेगा वो 16,250 पे ही मिलेगा, जो कि 3 साल में 36% है, ठीक है। तो 36% हम लोग निकाले, कितना आ गया 5850, जो कि ऑप्शन बी में है और ऑप्शन बी इसका ये सही आंसर हो जाएगा 5850 रुपया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सबको ये तरीका भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रेशियो का प्रश्न है, इसमें क्या बोला है कि यदि A/B बराबर 3/4 और B/C बराबर 5/2 है तो A/B/C का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि A/B/C पूछा है और यहाँ पे हमसे A/B अलग दिया है, B/C अलग दिया है, ठीक है। तो इसे हम लोग चाहिए सॉल्व कैसे करते हैं उसे भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि A/B/C लिख देते हैं, ठीक है। अब जिसका वैल्यू जहाँ पे दिया गया उसे हम लोग बैठाते जाएंगे। तो A/B कितना दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं कि A/B 3/4 है, तो इसी के सीधा हम लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे। उसके बाद B/C 5/2 है, तो B के रेशियो C 5/2 है, जो कि यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो B के नीचे कितना है, यहाँ पे 5 है और आगे देखेंगे तो यहाँ पे C के जगह में 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बैठा दिए। अब आगे से हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि जहाँ पे जो खाली, जैसे यहाँ पे एक खाली और एक यहाँ पे खाली है, ठीक है। तो इसके बगल वाला नंबर लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे ये 4 है तो यहाँ पे हम लोग इसे 4 लिख देंगे और इसके बगल में यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब A/B/C निकालने के लिए सारे को गुना कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे गुना करेंगे कि कितना आ जाएगा, 3 5 यहाँ से 15 आ गया रेशियो। आगे करेंगे तो फिर 4 5 20 आ जाएगा, फिर यहाँ से रेशियो, फिर चाहिए यहाँ पे 4 दूना ये 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि A/B/C का वैल्यू कितना आ गया 15/20/8, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में सारे ऑप्शन ये गलत है और इसका जो सही आंसर है 15/20/8 ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन पे आप ध्यान नहीं देंगे, आपको यहाँ पे देखना है कि सही आंसर कौन सा है। तो 15/20/8 इसका ये सही आंसर है। तो उम्मीद है कि आप सबको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए फिर से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
तो चलिए 7वां प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 60 रुपया में खरीदा और उसे 25% के लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो 60 है वो क्या है, इसका सीपी है, ठीक है। 60 रुपये में खरीदा, क्रय मूल्य है, और उसे 25% के लाभ में बेच दिया, कहने का मतलब कि उसका ये प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है। तब हमसे पूछा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि वस्तु का एसपी पूछा है कि उसे बेचा कितना में है। तो चलिए आगे से हम लोग सॉल्व करेंगे कि ये जो 60 है वो 100% का वैल्यू है, ठीक है। यानी कि सीपी 100% है तो 100% का वैल्यू, लेकिन उसमें पूछा बोला है कि 25% के लाभ पे बेचा है, तो 100% और 25% कितना हो गया, 125%। तो वही निकालना है कि 125% के लाभ होने पर उसे बेचा कितना में है, ठीक है। तो 60 का 125% हम लोग वैल्यू निकालते हैं, 125 बटा में 100 कर देंगे, ठीक है। आगे से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 25 पचे आ जाएगा 125 और 25 चौके 100, 4 से करेंगे तो ये 15 बार में जाएगा, ठीक है। और 15 को 5 से गुना करेंगे तो 15 पचे 75, यानी कि 75 रुपया जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर, और ऑप्शन बी है 75 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इसे एक बार फिर से समझेंगे कि प्रश्न में सीपी क्रय मूल्य दिया है और प्रॉफिट परसेंट दिया है। तब पूछा है कि वस्तु को बेचा कितने में, तो वस्तु को देखिए खरीदा था 60 रुपये में, और जो 60 रुपये में खरीदा है वो 100% का वैल्यू है, ठीक है। और उसके बाद उसे 25% लाभ में बेचा है, यानी कि 125% का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 100 को भाग करेंगे 100 से और गुना कर देंगे 125% से, तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, और इस प्रश्न में इसका विक्रय मूल्य 75 रुपया है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए ये है 8वां प्रश्न, ठीक है। इसमें बोला है कि 17,200 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों की अवधि के बाद राशि क्या होगी, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है। तो इसमें बोला है कि 17,200 रुपये ये जो है इसका प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन है, ठीक है। 10% ये रेट निकल करके आ गया, और ये 2 वर्ष ये टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें मूलधन, रेट और टाइम तीनों दे दिया है। तब पूछा है कि 2 वर्ष के अवधि के बाद राशि क्या है, यानी कि इसमें आप पूछा है अमाउंट, ठीक है। अमाउंट पूछा है, अमाउंट बराबर क्या होता है, तो आपका प्रिंसिपल प्लस में इसमें जो भी CI यानी कि ब्याज आएगा, ठीक है। ये पूछा है प्रश्न में, तो यहाँ पे हम लोग लिखते चलेंगे 17,200 और 10% का रेट 2 सालों तक है, ठीक है। तो CI में क्या हो जाएगा, 10 का ये 11 बटा में 10 हो जाएगा, गुना 11 बटा में 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और 11 को 11 से गुना करेंगे तो ये 121 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे 172 को 121 से गुना करेंगे, तो चलिए आगे लिखते हैं। कितना आ जाएगा कि 1 से गुना करेंगे तो ये 172 ही आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो ये 4, 2 7 14 का 4, 1 बचा, 2 और 1 3, और उसके बाद फिर से यहाँ 172 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से गलती हो सकता है, चलिए फिर चलिए इसे जोड़ करके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। 2 आ गया, उसके बाद फिर यहाँ से आगे जोड़ेंगे तो ये 7 4 11 का 1 आ गया, 1 बचा, 2 4 6 और 1 7 और 1, यहाँ से ये 8 आ जाएगा। आगे फिर 7 और 3 10, 10 का 0, 1 बच गया, 1 और 1 2, यानी 20,812 रुपया, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ऐसे में जो है आपका दोनों कुछ निकल करके आ गया, ठीक है। अब केवल CI पूछता तो 20,812 रुपया में हम लोग 17,200 रुपया को माइनस कर देते हैं, तो ऐसे में क्या निकल करके आ जाता, CI, ठीक है। जो ब्याज बनता वो निकल करके आता, तो हमसे इसमें ब्याज नहीं पूरा अमाउंट पूछा है, ठीक है। जो कि अमाउंट यहाँ पे निकल करके आ गया है 20,812 रुपया, और ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका ये सही आंसर हो जाएगा 20,812 रुपया। तो देख सकते हैं कि अमाउंट निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल और CI दोनों का जरूरत पड़ता है, लेकिन आपको इस तरह से सॉल्व करने पे दोनों एक साथ निकल करके आ जाता है, और यदि ब्याज पूछता तो इसमें हम लोग घटा देते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको भी ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यह है 9वां प्रश्न, और इसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कि A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु 9:11 के अनुपात में थी, तो A की वर्तमान आयु कितनी है, यानी किस प्रश्न में जो है A वर्तमान आयु का अनुपात, और यहाँ पे देख सकते हैं ये 15 वर्ष पहले की भी आयु का अनुपात दे दिया है, ठीक है। तो चलिए जैसे दिया उसे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि A/B जो है वो क्या क्या दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला कि वर्तमान, तो वर्तमान में कितना है 6:7 है, तो यहाँ पे हम लोग 6:7 लिख देते हैं। उसके बाद क्या बोला कि 15 वर्ष पहले उनकी आयु, यहाँ से देख सकते हैं कि 15 वर्ष पहले उनकी आयु 9:11 में थी, तो 15 वर्ष आज के समय से पहले गई होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ से ये 15 वर्ष पीछे गया, तब रेशियो कितनी थी, तो 9:11, ठीक है।
तो ये दोनों का रेशियो आ गया कि 15 साल गैप होने के बाद रेशियो क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 15 साल पहले जो रेशियो थी वो कितनी थी, 9:11, यानी कि यहाँ का जो गैप है वो 2 का गैप है, ठीक है। तो 15 साल बाद भी गैप सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 से 7 है, ये गैप 1 का आ जा रहा है, तो ये गलत है। तो पहले दोनों को हम लोग बराबर करेंगे, तो यहाँ पे गैप 2 है, तो यहाँ पे हम लोग इसे 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग लिखेंगे तो 9:11 ये सेम उसी तरह से आ जाएगा, और आगे ये कितना आ जाएगा, 6 दूना 12 रेशियो 7 दूना 14। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ भी 2 का गैप आ जा रहा है और यहाँ भी 2 का गैप आ जा रहा है, ठीक है। समय फिर हम लोग देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 से 12 जाने पे यहाँ पे 3 का गैप आ गया, ये भी सेम है, और इधर से 11 से 14 ये भी 3 का गैप है, ठीक है। 15 साल पहले यदि यहाँ पे देख सकते हैं कि रेशियो गैप 2 का था, तो 15 साल बाद भी रेशियो गैप 2 का ही होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लोग इसे बैलेंस कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि ये 15 साल ये दोनों का यहाँ से गैप दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से 9 से 12 का गैप देखें तो कितना है, 3, यानी कि इसी जो 3 यूनिट का वैल्यू है वो 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक का वैल्यू निकाले तो ये 5 आ जाएगा। तब पूछा है कि एक की वर्तमान आयु, तो एक की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ से देख सकते हैं ये 12 है, ठीक है। एक की वर्तमान आयु का अनुपात कितना निकल करके आ गया, 12। तो इसी 5 को 12 के साथ में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पचे 60 वर्ष, ठीक है। ये 60 वर्ष आ गया, जो कि ऑप्शन डी में, और ऑप्शन डी इसका ये सही आंसर है। तो एक का वर्तमान आयु कितना है, 60 वर्ष। और यदि इक्वेशन बना करके सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आप सारे वीडियोज़ को जरूर देखें ताकि आपको हर प्रकार का कंसेप्ट सीखने को मिले, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये मेथड भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा फिर से देखें ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं कि ये 10वां प्रश्न है, ठीक है। इसमें बोला है कि 2/5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, यानी कि ये 2/5 है, ठीक है। इसे बोला है कि प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, यहाँ पे ये फ्रैक्शन के रूप में है, इससे इसको परसेंटेज में जाना है। तो यह प्रश्न काफ़ी ईजी है, आप तैयारी करते हैं तो इस प्रश्न को सॉल्व जरूर कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व ना करेंगे, इस प्रश्न को आपको सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। क्योंकि यह प्रश्न टफ है नहीं और इसमें ऐसा कुछ बताने वाला है नहीं, क्योंकि यह बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर देंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने टोटल 10 रिलेवेंट प्रश्नों को देखा, जो कि किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए ही प्रश्न है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।